बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराएंगे टैलेंट और मेहनत दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। हमारे यहाँ हालात कुछ इस तरह के नागुज़ीर होते चले जा रहे हैं कि फ़न और फ़नकार उनकी नो डाउट अहमियत तो किसी दौर में कम नहीं होती, लेकिन उनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। और वो स्ट्रगल इस तरह से कि अपने फ़न के मुजाहरे के साथ साथ उन्हें अपना घर पालने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। अब ये जो गैप आता जा रहा है, हालांकि लोग देखना चाहते हैं फ़नकारों को, बट कुछ हालात इस तरह के होते जा रहे हैं कि फ़नकार हमें परेशान नज़र आ रहा है, आर्टिस्ट हमें परेशान नज़र आ रहा है, हालात कुछ नागुज़ीर होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में फिर वो जहाँ मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ उनकी भी एक भाग दौड़ है। तो जब आपको फ़िक्र होती है ना अपने घर की, जब आपको फ़िक्र होती है अपने पेट की, जब आपको फ़िक्र होती है अपने बच्चों की, तो वो फ़न भी आपका कहीं ना कहीं दबना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको अंदर से खुशी नहीं होती। आर्टिस्ट का काम क्या होता है, फ़नकार का क्या काम क्या होता है? स्पेसिफिकली वो लोग जो कि स्टेज पे काम करते हैं, लोगों को हंसाना, मुस्कुराना, मुस्कुराहटें बिखेरना। क्योंकि जो स्टेज पे लोग जो स्टेज ड्रामा देखने आते हैं टाइम निकाल कर, वो भी अपनी दिन भर की मसरूफियात से, थकन से, उनको भी कुछ ऐसा टाइम चाहिए होता है कि वो हंस सकें, मुस्कुरा सकें, कुछ अच्छा पॉजिटिव देख सकें। लेकिन जब आपका फ़नकार ही बेचारा परेशान होगा, उसकी ज़िंदगी के हालात ही नागुज़ीर होंगे, तो वो किस तरह आने वाले शायकीन को हंसा सकेगा। ऐसी ही एक दास्तान लिए हमारे साथ आज के मेहमान मौजूद हैं। मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी, स्टेज आर्टिस्ट हैं अली शान। अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बाकायदा तौर पर इन्होंने अपने करियर का आगाज़ ही 2006 से किया, बट अब कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? अली शान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक। क्या कर रहे हैं आजकल? जी पहले तो मैं ये सिटी 42 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और आपने इज़्ज़त दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप 2006 से आगाज़ किया, तो अभी तक स्टेज पे काम कर रहे हैं? आपको पता है कि शौक़ तो था, तो वो पहला ड्रामा मिर्ज़ा साहिबा, उस पर इकबाल शाह साहब कैमरामैन थे, ज़हूर हुसैन गिलानी साहब उसके डायरेक्टर थे। तो जी पहला ही सीन थे, फुल एक्साइटेड होया। क्या एज तो थी आपकी? वो सीन मेरी तब मैं कोई 17-18 साल का था। ठीक है जी। तो फुल जोश चढ़े है। तो पहला सीन वन टेक ओके था। अच्छा, पहला लाइव का पहला सीन, पहला एक्सप्रेशन। ज़बरदस्त। तो जी वो वन टेक ओके हुआ। वाह, क्योंकि बचपन से ही एक शौक था। हाँ झाके लथे हुए थे साडे। सही। तो बड़ा मज़ा आया। तो उसके बाद ज़ाहिर है वाल साहब कहते थे कि बेटा पहले पढ़ ले फिर अगे चली। तो बस ये है कि लाइफ इस तरह, फिर वाल साहब के बीमार होते डिस्टर्ब हुई, फिर मैं उनकी टेक केयरिंग भी करता था। फिर उनके बाद भी मैंने स्ट्रगल शुरू की, लेकिन ये है कि वाल साहब के स्टेज पे बाद मौका मिल गया आसानी से? जी मौका मिल ही गया, चूँकि वाल साहब का नाम था साथ। लेकिन असल मसला जो दरपेश आया ना, वो ये था कि वाल साहब के बाद ये तो नहीं होना था ना जी कि महमूद खान साहब का बेटा तो आ गए हैं तो ए 5 लाख रुपए एडवांस फट दे काम शुरू कर ले। ये तो होना नहीं था, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना। तो वही एक एक दो दो एंट्रियाँ मिलती हैं जो लड़कों को, उसके जो मिल गए पैसे किस्मत से, अच्छा, ठीक है, नहीं तो बस ठीक है, आई ली घर जाओ। वो ये होता ऐसा था। क्यों है? ऐसा इसीलिए कि जी जो स्ट्रगलिया होता है ना, यानी सारी फील्ड से स्ट्रगलिया कहते, उसको शुरू में इतने पैसे दिए नहीं जाते। इवन स्टेज डांसर्स जो होती है ना फीमेल्स, उनको तो फिर भी चलो स्टार्टिंग भी अच्छा ही मिल जाता है पैसा उनको। इनको स्टार्ट जब तक इनका कोई नाम, इनका कोई रोल हिट नहीं ना होता, अब तब तक मैंने वेट तो नहीं करना था, मैंने तो घर भी चलाना था। घर में तो डेली चाहिए थे। रेंट पे हमारा घर था पहले ही, यानी कि काफ़ी प्रॉब्लम्स एक झेल के मैं स्टार्ट किया अपना थिएटर की तरफ। लेकिन वहाँ पे पैसे नहीं कितने मिलते पैसे थे। मिल जाते थे रूटीन के? यानी 15 दिन आपने ड्रामा किया है तो जी करे उन्होंने 2000 रुपये फड़ाता है अच्छा, कि एल है भतीजे तेरा पेट्रोल ही है। ओ हो ਹੁਣ ਉਹ ਭਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਭਤੀਜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਡਾ ਕੁ, ਇਹਦੇ ਤੇ जिम्मेदारियां ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ हैं, घर चलाना है। बड़ा भाई भी करता था साथ काम, लेकिन ज़ाहिर है उसकी वो शादीशुदा हो गया था, मैं चूँकि सिंगल था, उसके भी अपने मामला ज़ाहिर है। फिर ज़िंदगी आपको जैसे फैमिलीज़ में होता है आपको कितनी देर किया फिर स्टेज? स्टेज मैंने 2006 से लगा लें, बीच में से टूट छोड़ा के क्यों? किया। छोड़ा इसी वजह से ही था कि एक तो पैसे नहीं मिलने,
दूसरा फिर जो जिस किस्म का काम शुरू हो गया था फौज किस्म का, अच्छा। आपको पता ही है सीडीज का दौर आ गया, डांस का दौर ज़्यादा हो गया, फीमेल एक्ट्रेसेस को बहुत ज़्यादा हाइट दी जा रही है, मेल एक्टर जो है थे वो बेचारे दब गए, जो करेक्टर करने वाले, जो रोल करके लोगों को बताने वाले, हंसाने वाले और समझाने वाले स्लाइड ड्रामे होते थे। मेरे क्रेडिट पे बड़े अच्छे ड्रामे हैं जब मैंने स्टार्ट दिया है। घर तो आखिर अपना है, जी बिल्कुल। आपको पता है उसकी शोहरत सबको पता है, बड़ा अच्छा। ये हमारे जितने बड़े लेजेंड्स हुए हैं जैसे इरफान खोसर साहब, अल्लाह पाक उनको सेहत ज़िंदगी दे, कभी खान साहब अल्लाह करी के रहमत करे, वो थे, और इन जैसे और बड़े बड़े नाम, जमील फ़खरी साहब, इन सब ने ये वाला थिएटर, ये वाला ड्रामा घर तो आखिर अपना ये किया है, ढोल सिपाही किया है, और ऐसे कितनी स्लाइड ड्रामे हैं, चांद कब निकलेगा, डॉक्टर और अब ये ड्रामे नहीं हो रहे, अब ये नहीं हो रहे, इस्लाह नहीं हो रही, जी अब अच्छे मज़ा डायरेक्टर्स हो रहे अब। जी, अब क्या कर, अच्छे डायरेक्टर्स भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि अभी अच्छे डायरेक्टर्स नहीं रहे। कैसर सनाउल्लाह साहब है जो तमासीर में बड़े नहीं तो अब ये होगा ना कि उस तरह के ड्रामे कोई देखना नहीं चाहता होगा, वो बिकते नहीं है जो कहा जाता है, ये हालात है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। मैं बता रहा था ना कि अच्छे डायरेक्टर्स हैं, कैसर सनाउल्लाह साहब हैं, डॉक्टर अजमल मलिक साहब हैं, वो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग हैं, लेकिन क्या है जी, पब्लिक ओ गाना लाओ। आजकल स्टेज पे क्या चल रहा है? आजकल स्टेज पे मैं बता तो रहा हूँ कि ये डांस को ज़्यादा दिया जाता है फ़रोग, लेकिन अब जो मैंने ये कुछ अर्सा पहले सुना था, वो हमारी जो कल्चर की हैं अज़मा साहिबा, अज़मा बुखारी साहबा, उन्होंने बड़ा अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और थिएटर्स पे उन्होंने तवज्जो दी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई अब स्क्रिप्ट पे काम होगा, अब मज़ा आएगा काम। जब मेरा दिल दोबारा किया कि अब मैं फिर इधर अटैच हो जाऊँ थिएटर के साथ, लेकिन फिर जवाल पजीर हो गया। क्यों? अब टाइमिंग का इशू बना दिया। खुद देखने गए हैं कभी थिएटर, आजकल जो थिएटर में चल रहा है? नहीं, इतना टाइम ही नहीं होता। मैं फिर ये है कि मैं रिक्शा वगैरह चलाता हूँ सारा दिन, अच्छा। फिर रात को जाके सो जाता हूँ। हाँ, अगर कोई रिकॉर्डिंग्स आती है, कोई इवेंट आ जाता है ऐसा, कोई शादी का, वहाँ पे चला जाता हूँ। फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे मैं उधर एक्टिव हो गया, उधर एक्टिंग करता हूँ, जो भी आइडियाज़ होता है नए नए, लोग हंसते हैं, लोग बड़ी बड़े कमेंट करते हैं, जुगता भी मारते हैं, वो अपना ही कमाल बन जाता है। रिक्शा कितनी देर चलाते हैं दिन में? मैं जी 10 साढ़े 10 बजे निकल जाता हूँ, ठीक है जी, घर से 12 बजे एक जगह से माल उठा के वहाँ छोड़ना होता है गुलबर्ग एक जगह, फिर उसके बाद मैं ऑनलाइन हो जाता हूँ। ऑनलाइन फिर जी चलाते रहो। अच्छा, बड़े लोग पछाड़ भी चलते, कहते भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। मैं यार मैनू कितने तू वेख्या होना। जो मैं एक्टिंग करके जवाब दे रहा तो अगले कहते नहीं यार भाई तू वही है यार, तू वो नहीं, वो फलाने शो च तेन वेख्या सी। सही। तो वो टीवी भी मैंने 2 साल किया है, ये जैसे प्रोग्राम हमारे होते हैं कॉमेडी, उस पर 2 साल मैंने काम किया, बड़ा नामवर शो है। तो रिक्शा चला के पैसे ज़्यादा कमा लेते हैं कि वो फिर थिएटर से ही पैसे ज़्यादा कमा? यकीन करो, अल्लाह का शुक्र है, रिक्शे से सही है। हाँ, जो हालात मुल्क के हो चुके हैं। मतलब ये है कि इसमें चलो ये तो है ना कि भी मेरे मरण के नहीं, वहाँ तो मर जाते हैं पैसे जी। हफ्ता 15 दिन आपने काम किया, तुम ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि तुम पैसे मिलेंगे या नहीं। फनकार को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है? फनकार को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इस पर कोई कानून साजी होनी चाहिए। मैं दरख्वास्त करूँगा, हमारे कल्चर के हैं जो अज़मा बुखारी साहिबा और जो बड़े लोग हैं जो इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड आर्टिस्ट होना चाहिए और उसकी फ़ीस होनी चाहिए बाकायदा लिखी, उसके रैंक के हिसाब से। यानी स्टार्टिंग कम से कम यार आप 10,000 रुपया क्या जाता है, दे सकते हैं आप, जहाँ लाखों रुपये आप स्टेट डांसर्स को दे रहे हो। सही। ठीक है, हफ्ते का 10,000 क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। ये उसके समझ ले आने जाने का पेट्रोल ही होगा। वो उसके अंदर कम से कम ये हिम्मत तो होगी ना कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ और मैं कुछ अपना वक्त तो गंवा नहीं रहा। वरना अगर कुछ बन गया तो ठीक है, नहीं बने तो लोगों ने भला क्या ताने दे के मार देना, उनका ना ला तू सारी जिंदगी टाइम ही जाया किया, जा तेरे च इन्ना टैलेंट सी, तू हिट ही नहीं होया, तेन कख भी नहीं लब्भा उतों। ये तो ना हो। फिर आपको जब ज़रूरत होती है किसी सहारे की, एक टाइम ऐसा आता है फिर आपका सहारा कोई नहीं होता। हाँ जी। और फिर आप इधर उधर देखते रह जाते हैं। खैर, अब तक पसंदीदा डायलॉग जो लोगों को आपका बहुत पसंद आया हो कौन सा था? हाँ, वैसे तो काफ़ी एक्टर्स हैं जिनकी मैं करता हूँ, लेकिन हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, क्योंकि हम अपने नेशनल टीवी पे बैठे थी तो ये तो खुशी और है। तो हमारे एक्टर्स तो सबसे पहले हैं
सुल्तान राय साहब, उनकी मैं आपको सुनाता हूँ। इधर ऐनक ला दा, एक्सप्रेशन सही नजर आउन। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਡਿਪਟੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਬੂਹਾ ਤੋੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है जी। अब मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, क्या बात है, राय साहब जिन्ना हाई ने उड्डा ही हो। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, क्या बात है, वड्डी दुनिया। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, अब ये स्टैंड अप है क्योंकि मैं बैठ के कर रहा हूँ, ऊपर ना शरना रख के आप आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं। अच्छा आ जाइए, आ जाइए। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਲਓ ਜੀ, ਖਲੋ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਫਲੋਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। नहीं नहीं, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ आसानी ਨਾ, से कर सकते हैं। ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਏ ਸੋਹਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲਲਕਾਰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਏ ਸੋਹਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕੰਡ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 15 ਮਿੰਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਖਡਾਉਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਡਿੱਗ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਲਾਰਮ 5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਓਏ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ, ਉੱਥੇ ਠੱਕ ਠੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਨੱਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਤੀਆਂ ਲਿਆ। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। सुल्तान राही साहब की एक दफा दोबारा कर। चले सुल्तान साहब की दोबारा। मौला नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा मां। मेरे जान तो बाद कोई नवी हथ ना चुकी डिप्टी, नहीं तो मैनू जेल दा बुआ तोड़ के फिर आना पेगा। वाह वाह वाह। राई साहब का तुहानू पता, अदीब साहब बड़े प्यारे विलन साडे। तेरे प्यू दे कातल चंबल दे मालिक ने तमाला पावा तरीकता, तेरे मैं बोड़ी गाल नू गोलियां दे मील च नटावांगा। और चुक लो इनू। तो उधरों फायरिंग हो जाती। मर गए। रंगीला की मिमिक्री करके दिखा दे। ओए की कह दिता ही है। हाँ ना, ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿਟੀ ਇਹ 42 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਚਾਵਾਂ ਪਿਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ना। बहुत ही जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आज ये बैठ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अब हमने जाना है जी ब्रेक की तरफ। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अली शान साहब हमारे साथ हैं। फ़नकार अपने फ़न का मुजाहिरा करना चाहता है, लेकिन ये पेट जो साथ लगा है, जो घर चलाना है, वो किस तरह चलाया जाए, उसके लिए ज़रिए मुआश आजकल फिर आपका क्या है? जाहिर है फिर वो पैसे तो डेली चाहिए। मैं ज़रा चश्मा लगा लूँ तो उसके लिए रिक्शा भी चलाना पड़ता है। अच्छा, दिन को रिक्शा चलाता हूँ, रात को अगर कोई शो आ गया तो उधर चला गया, नहीं तो फिर वो जो रात को शो आता है कितनी देर का होता है, कितने पैसे मिलते हैं उसके? वो ज़्यादा तो जाना होता है जी, 1 मैन है, थोड़ी बहुत सिंगिंग हो गई या आइटमें हो गई, वो सुना के उसमें ये है कि फंक्शन के हिसाब से होते हैं पैसे। मतलब कोई अच्छा हो गया तो 5,000 10,000 भी मिल गया, ठीक है जी। नहीं तो फिर 1,500 2,000 तो इतफाक करके आ जाइए, 3,000 भी दे देंगे कई अड़े थोड़े। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक। और रोज़ाना रिक्शा जो चलाते हैं उससे कितने पैसे कमा लेते हैं? रिक्शे में जी ये है कि 3,500 4,000 रुपया टोटल पकड़ते हैं। उसमें से 1,500 2,000 की कैश डल गई, बाकी कुछ आप भी खाना पीना कोई 1,000 1,500 ले जाते हैं, जिसमें घर का किराया बिल। बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, चल जाता है घर जी चल ही रहा है जी, शुक्र है अल्लाह पाक का। फैमिली में लोग कितने हैं जिनको सपोर्ट कर रहे हैं? जी फैमिली में अब तो मैं बिल्कुल ही अकेला रह गया हूँ। मेरी वालदा ये 14 जनवरी को उनकी वफ़ात हो गई, वो भी फौत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बस अब तो बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। शादी भी मेरी ये भी ट्रेजिडी है, केड़ा सवाल कर लिया फिर तो। ट्रेजिडी यही है कि शादी भी नहीं हो सकी क्योंकि लोग देखते हैं जी सोशल स्टेटस क्या है, फलां क्या है, ये तो रिक्शा चलाता है। भी बंदा पूछे अगला चरस तो नहीं भेजता,
बिल्कुल सही कहा, इज्जत से आप पैसे कमा रहे हैं, शुक्र है। तो इस वजह से भी शादी हो इसमें सकी। मेरे प्यो दादे का भी नाम और मेरे मुल्क का भी नाम रोशन है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आप कोई चोरी डकैती तो कर नहीं रहे, इज्जत से आप अपना रोजगार कमा रहे हैं, तो ये रिक्शा चलाने की वजह से नहीं शादी हो सकी? जी कह सकते हैं। कुछ हमारे शोबिस के लोगों को लोग ये नहीं समझते, यानी कि मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात बता रहा हूँ कि यही लोग फनकारों को इवेंट्स पे बुलाते हैं, तस्वीरें भी खिंचवाते हैं, और यही लोग पीछे से बैक बाइटिंग भी करते हैं इतने बुरे बुरे अल्फाज से। ओ फलाना, मैं अब क्या बोलूँ, वो लफ्ज़ मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता जिन अल्फाज से वो बुलाते हो, फलाना आया सी ओ एंज, और आती है। परेशान होता है दिल। दिल दुखी भी होता है कि भाई यार, या तो आप हमें इतनी इज्जत देते हो या फिर आप खुद ही जलील कर देते हो, खुद ही स्टार बनाते हो और खुद ही बेचारे का कचरा कर देते हो। ये नहीं होना चाहिए। तो क्या आप कोई प्लान नहीं है शादी करने का? दिल तो चाहता होगा कि, अब देखे ना, घर में जब आप अकेले होते हैं, काम करके सारा दिन घर जाते हैं, तो दिल तो करता है ना कि कोई साथ हो, कोई। ऑब्वियसली मैं हूँ तो इंसान ही ना, मतलब मैं कोई मशीन थोड़ी हूँ। एहसास जज्बात और इंसान के सबके होते हैं, तो वो फील तो तन्हाई होती है बहुत ज़्यादा। वालदा के बाद तो बहुत होती है। वो भी बीमार थे, उनको भी मैंने संभाला घर पे अकेला ही। आप ये देखें कि इतने परेशानियों के साथ दिल में इतना बोझल दिल लिए जब आपने सामने आना है, लोगों को हंसाना है, ये काम कितना मुश्किल है। ये तो वाकई बड़ा मुश्किल है। मेरे वालिद साहब जब अपनी वालदा को दिन के टाइम दफना के शाम को थिएटर करने गए, और वो ड्रामे के सारे डायलॉग भी माँ पे ही हैं, बार बार माँ को बोला, ओ वालदा इधर आई ना, आ हो गया, यानी ये कंटिन्यूटी रखी थी। तो वो सोचे कि क्या होगा। बहुत बहुत दर्दनाक सिचुएशन होती है। अल्लाह बख्शे तारिक जवेद साहब ने जब ये बताया ना ड्रामा ख़त्म होने के बाद, तब तारफ़ भी होता था और पब्लिक को बताया जाता था ये फ़लाँ स्टार है, ये फ़लाँ एक्टर है, ये फ़लाँ एक्टर है। तो जब उन्होंने बताया ना ये अपनी वालदा को दफना के आके ड्रामा कर रहे हैं, तो 3 मिनट क्लैप नहीं रुकी थी। लिटरली मैं सही कह रहा हूँ, खड़े होकर लोगों ने क्लैप की थी। ओपन एयर थिएटर बागे जना। ये बड़ी कुर्बानी है, बड़ा। लेकिन आप ये देखें कि फनकार को स्ट्रगल कितनी करनी पड़ती है, और अपने दिल में वो तमाम चीज़ें लिए आपने सिर्फ मुस्कुराना है। सिंगिंग भी मैंने सुना आप कर लेते हैं। हाँ जी, वो भी थोड़ी बहुत कर ली दी है। कुछ सुनाइए ना। जी मैं वो आपको सुनाता हूँ गाना। सिंगर वैसे पसंदीदा कौन है? सारे अच्छे हैं, जो अच्छा गा दें, जो पब्लिक को एंजॉय करवा दें, वही सिंगर है। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं आपका बहुत नाम हो, अली ज़फ़र ही हो या इब्रार लाकी हो तो आप सिंगर हो। बड़े बड़े ऐसे नीचे भी बी क्लास या सी क्लास सिंगर्स हैं, वो बड़ा अच्छा गाते हैं लेकिन बेचारे हिट नहीं हुए। वो गाना है चूड़ियाँ फिल्म का, वो मैं आपको सुना देता हूँ। करम नज़ारा जदों दी तस्वीर दा, पैंदा ए भुलेखा मैनू सोहनी सस्सी हीर दा। करम नज़ारा जदों दी तस्वीर दा, पैंदा ए भुलेखा मैनू सोहनी सस्सी हीर दा। करम नज़ारा जदों दी तस्वीर दा, चन ओनू प्यार नाल दूर बैठा तकदा, अखां विचों नींदां दा खुमार पिया वसदा। ला 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 ला। चन ओनू प्यार नाल दूर बैठा तकदा, अखां विचों नींदां दा खुमार पिया वसदा। ढिल्लो दे मुखड़े दा जान मेरी कड्डदा, यार मेरा बादशाह हुस्न दी जागीर दा। करम नज़ारा वाह जदों दी तस्वीर दा। वाह 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 वाह, आप तो बहुत ज़बरदस्त। स्टेज पे ऑडियंस के सामने, बिल्कुल सामने, जब कोई हर्डल बीच में नहीं होती, कोई पर्दा नहीं होता। टीवी पे तो आपको होता ना, आवाम आपको पीछे हाँ देख रही जी, हाँ है। जी। परफॉर्म करना मुश्किल नहीं है जी एकदम से फीडबैक आ रहा होता है ना, लोग बता रहे होते हैं आप क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारी हूटिंग भी हो जाती है समटाइम, और वही काउंटर अटैक जो होता है उसको काउंटर करने के लिए वो भी एक ये नहीं, फन वो है। कॉन्फिडेंस होना, आर्टिस्ट कहते ही उसको है। ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਪੁੰਝੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ चुप होया ਉੱਥੇ गया। ड्रामे का ये बहुत मुश्किल काम है। थिएटर जो है, जिसने एक्टिंग का शौक है, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ दोस्तों, नवे आने वाले हो,
अगर आपको एक्टिंग का शौक है थिएटर ज़रूर करें, क्योंकि थिएटर बुनियाद है आपकी। और हमारा थिएटर ही जवाल पजीर हो गया। थिएटर पे अक्सर लोग ओ यार वो कह देते यार वो दी फलाने दी मिमिक्री सुना, फलाने दी सुना। तो अच्छा मैं आपको सुनाने लगा था, वो रह गई बीच में, कौडू साहब की, जावेद कौडू साहब, हाँ जी। वो अल्लाह बख्शे, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे। क्या बात है, बहुत अच्छे इंसान थे, उनके लिए भी दुआएं खैर करें। थैंक यू सो मच। लो जी कौडू साहब जी, खाना खराब है, एडे बड़े शी जमाने में थला लिए अजय दफा ये अजय जाके अपना मुंह तो क्या खाना खराब है अजय दफा ये इन्हों का छोई और तू समझते ये उन्होंने छोई अजय दफा ये। वाह वाह वाह, मतलब इतना जबरदस्त टैलेंट, 1 मिनट में आप कितने रूप धार लेते हैं और कितनी जबरदस्त मिमिक्री करके दिखा देते हैं। Thank you. सिंगिंग, मिमिक्री और फिर अपना टैलेंट। कुछ कभी ऐसा होता है डायलॉग भूल गया और स्टेज पे आप अब खुद से कुछ कह रहे हैं? हाँ हो जाता है ये, क्योंकि ये लाइव है, ये कोई गलती नहीं है, ज़ाहिर इंसान है, कोई कंप्यूटर थोड़ी है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि वालिद साहब थानेदार बने हैं, तो उन्होंने कह रहा है कि मुद्दे तू सीरियस रहना है। तो अब उनका पेट था बड़ा, तो हुण इधरों मस्ताना साहब हट नहीं रहे किसी गल तो ना, मेरे वालिद साहब नूं आंदा सी हासा। ड्रामे के अंदर ऐसी एक बात होती थी, सिचुएशन में मेरे अब्बू को हंसी आ जाती थी। तो मैडम नाहिद थे वो उसके डायरेक्टर, तो उन्होंने कहा था महमूद आपने हंसना नहीं है, प्लीज़ आपने हंसना नहीं। तो उन्होंने आ गया हासा, तो मस्ताना साहब की कह रहे भला किस गल तो हासा आ गया वेला मूदन आ गया वेला, यानी वो आड़ा नहीं गल तो पहले ही उसने, तो उन्होंने ना हाथ रख लिया, यानी कि अब ये लाइव किसी को नहीं पता, मूछे लगाई और आगे हाथ रख लिया, हाथ रख लिया कि मेरा हंसता चेहरा ना नजर आए, लेकिन ढिड कितने ले जाना है। वो एडा वड्डा ढिड जो हिले है, वो लोग की ढिड हिलन तो ही हंस पैंदे सी। तो लो जी वो सीन सारा ख़राब हो जाता था अक्सर, और इस वजह से वो मैडम नाहिद ने उनको ड्रामे से निकाल भी दिया था। महमूद आपकी बात आएगी, आप अपने वालिद साहब की कोई एक्टिंग करके दिखाएं, वो हिलता हुआ पेट जिसका बार बार आप जिक्र उन्होंने कर एक अक्सर जो तंग करता है ना, इधर आके दिखा देना जरा। नहीं ये बैठे हमें आपके अंदर आपके वालिद साहब नजर आने चाहिए। ये बैठे की है। अच्छा, वो ऐसे बैठे सोफे पे, तो पब्लिक में से तंग कर रहे हैं, तो डायलॉग नहीं बोलने दे रहे, तो उन्होंने एकदम कहना और तेनू सीट तंग है ते डाले ते आया। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। सो अब कोई प्लान रखते हैं आगे स्टेज पे वापस जाने का, या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छे सीन मिले, अच्छा काम मिले तो दिल तो करता होगा, क्योंकि जो आपके अंदर चीज़ होती है ना उसको नहीं कोई रोक सकता। जी बिल्कुल, ये बात आपकी सही है, लेकिन अच्छा काम मिले मुझे, दोबारा टीवी पे कहीं से आए तो मैं लाजमी करूँगा। तब तक रिक्शा फिर स्ट्रगल तो करनी पैनी है, मैंने घर तो चलाना है ना, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम ज़रूर आपको गुड लक भी कहना चाहेंगे, और अपने इस प्लेटफॉर्म से ये जो फ़नकार हैं इनकी ज़िंदगी भी आम इंसानों की तरह है, इनकी ज़िंदगी में भी दुख है सुख है, इन्होंने भी अपना घर चलाना है, लेकिन इनका जो बड़ा काम है उन तमाम मुश्किलात, उन तमाम दुख सुख के साथ मुस्कुराहटें बिखेरना, तो इनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल होना चाहिए, ये हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम आपको ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन, और अब आपकी मुलाकात करा रही है जी मेकअप आर्टिस्ट हैं हमारे साथ, बहुत ही ज़बरदस्त, जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपना नाम भी बनाया। अच्छा, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपको काम सीखना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, खुद सीख के उसको कर दिखाना पड़ता है, और फिर जाके आप किसी भी फील्ड में कामयाब होते हैं। तो आज के हमारे मेहमान की भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है जी। हारिस डार ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि ब्यूटिशियन है, मेकअप आर्टिस्ट है, अपने प्रोग्राम में वेलकम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम हारिस जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? आई एम परफेक्टली फाइन, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। कब ज्वाइन की ये फील्ड? आज से 12-13 साल पहले। 12-13 साल पहले। आई वाज वेरी यंग, और बस बहुत पैशन था, बहुत मतलब एक जुनून था कि यार मैंने ब्यूटिशियन बनना है। अच्छा, तो क्या फैमिली में कोई और भी था कि खुद बस नहीं, डिसाइड फैमिली किया? में तो कोई भी नहीं था, बट ये कि मेरा थोड़ा ग्रोन अप इस तरह का हुआ था कि लाइक मेरी बहुत ज़्यादा जो बेस्टीज़ थी, मेरी कज़न्स थी,
थोड़ा बहन के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, तो बस कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी यही एक वो आ जाता है नेचुरली। तो बस फिर आई स्टार्टेड डूइंग मेकअप। कोई अच्छा। किसी भी कज़न की शादी होनी तो बस फिर मैंने अपनी कज़न्स को पकड़ के मेकअप करना शुरू कर देना, और कभी ना कभी किसी का कोई फ्लिक काट देना, कभी कुछ, बस एक नेचुरली मेरे अंदर ये टैलेंट, आप यू कैन से तो फिर दिस। प्रॉपर सीखा? हाँ, मैंने डेप्लेक्स ज्वाइन किया था, और वहाँ से मैंने प्रॉपरली अपनी ट्रेनिंग ली थी मेकअप की। कितने साल? मैंने 3 साल वहाँ पे काम किया था। लाइक मेरी जो इनिशियल ट्रेनिंग थी 3 to 4 मंथ्स उन्होंने मुझे ट्रेनिंग पे रखा था। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे लाइक 3 इयर्स जॉब किया, और दैट वाज वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। जॉब की ज़रूरत भी थी? ऑफ कोर्स। सही। सो यहाँ से प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया? अच्छा, उसके ट्रेनिंग लेने के बाद मेरा थोड़ा बाहर का प्लान बन गया था। आप हर इंसान को एक होता है कि यार खूब से खूब तर की तलाश में, बेटर अपॉर्चुनिटीज़। फिर आई वेंट टू लंदन, वहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर हासिल किया। अच्छा। डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट फैमिलीज़ के। मेरे को वहाँ पे ना मोस्टली होता है होम बेस्ड, आपको करना होता है जाके। बस मैंने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस किए, बहुत कुछ सीखा। बहुत ज़्यादा बालों का काम मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ से सीखा। अच्छा। लाइक हेयर कलर टेक्निक्स एंड कुछ कलर कट टेक्निक्स। चले वो तो फिर आज मैं आपसे भी कुछ एक दो अच्छे से मशवरे लूंगी क्यों मुझे नहीं, क्या ज़रूर। करना चाहिए। एक दौड़ है, मुकाबला बन गया ना अब। हर कोई खूबसूरत लगना चाहता है। हाँ। हर कोई ब्राइडल जिनकी शादी होती है डिफरेंट डिफरेंट मेकअप लेके आ रहे होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अब बहुत चैलेंजिंग हो गई है ये वाली जॉब? अच्छा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये इतना चैलेंजिंग होता जा रहा है, एंड डे बाय डे इतना चैलेंजिंग होता जा रहा है कि यकीन करें समटाइम्स तो इतने हमें डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं कि एक ऐसा फेस होता है जिस पे वो चीज़ नहीं जा रही है, बट क्लाइंट का ये कहना होता है कि नो आई वांट दिस। तो वो उसको फिर कन्विंस करना, उसकी पूरा उतरना उसके ऊपर, तो समटाइम्स तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता अच्छा, है। हमारे बचपन में पता क्या होता था, वो जो ब्राइडल्स होती थी ना, असल वाली लुक से बिल्कुल ही चेंज होती थी। मतलब हाँ, आपका एग्जैक्टली। पहचानना मुश्किल होता था, ये वही ऐसे वाली ही है, लड़की है जो बिल्कुल दुल्हन बिल्कुल। बनी हुई है। अच्छा, अभी अब नहीं है ट्रेंड। थोड़े से ट्रेंड्स चेंज हो गए ना। अभी जैसे हमारा जैसे लाइक मेरा जो स्टाइल है, मेरा स्टाइल होता है कि ब्राइड को कम मेकअप लगाओ, अच्छी स्किन प्रेप करो, अच्छी उसकी स्किन केयर कराओ उससे 2-3 महीने पहले। जैसे कोई अगर आता है मेरे पास अपॉइंटमेंट के लिए, तो आई ऑलवेज कन्विंस देम कि यार आप अच्छी स्किन केयर भी करें। वो इतना ज़्यादा फाउंडेशन लगा लेना और बहुत ज़्यादा, वो आई थिंक इट्स टोटली आउट ऑफ ट्रेंड नाउ। तो अभी जो चल रहा है ज़ीरो मेकअप, आपको भी पता है आजकल वो बड़ा इस चीज़ का भी ट्रेंड है। तो हमारी कोशिश होती है कि आप ब्राइड को नेचुरली खूबसूरत दिखा सको। तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छा भी लगता है। और अभी जो अपकमिंग लड़कियां हैं आजकल, लड़कियां भी बहुत एडवांस हो चुकी है। Yes. तो सबका यही माइंड होता है कि हमें बहुत ज़ीरो मेकअप चाहिए। ब्राइड की लुक्स कैसी चल रही है? जीरो मेकअप के साथ लिपस्टिक, न्यूड, या बहुत ज्यादा और बाल वगैरह, कैसी लुक चल रही है? अच्छा, मेरी जो ब्राइड्स का मोस्टली स्टाइल आजकल जो मैं मतलब कह रहा हूँ, मेरा दिल होता है कि स्लीक स्लीक सी लुक्स दूँ। लाइक बहुत सेटल्ड से बाल हों। अच्छा, लिपस्टिक के मामले में समटाइम्स मेरा कुछ फेसेस ऐसे होते हैं उन पे आपकी ना सॉफ्ट लिपस्टिक नहीं अच्छी लगती है, तो उनको थोड़ा उठाने के लिए डेफिनेटली आपने कितना बड़ा जोड़ा पहना हुआ है, ज्वेलरी है, झूमर है, टीका है, तो उन सब चीज़ों के साथ समटाइम्स क्या होता है कि किसी ब्राइड को हम लिप कलर अगर आप थोड़ा उसको न्यूड लगा देते हो ना, तो वो नहीं अच्छा लग रहा होता। फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से समटाइम्स हमें कुछ फेसेस पे मेकअप उठाना पड़ता है। उसमें ये होता है कि वी कैन गो फॉर ग्लिटरी आईज, एंड फिर लिप्स को भी आप थोड़ा ब्राइट कर दो, तो ज़रा एक बड़ी मज़े की ट्रेडिशनल सी ब्राइडल लुक आती है। सही। और जो मोस्टली लड़कियां आके मांगती हैं वो न्यूड लुक मांगती हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे आजकल मेकअप जो हम कहते हैं जी पार्टी मेकअप होता है, किस तरह का चल रहा है? और ख़ास तौर पे जो बच्चियों को सजेस्ट, वेदर चेंज हो रहा है ना, गर्मी आ रही है, तो कैसा मेकअप आप सजेस्ट करना अच्छा, चाहिए? समर्स के लिए मैं वैसे आई प्रेफर कि न्यूड लुक्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं। विंटर्स में ये होता है कि ज़रा ठंड ठंड होती है, तो उसमें आप ज़रा ब्राइट ब्राइट लिप कलर्स लगाओ, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो समर्स में तो आई थिंक यू शुड गो फॉर अ वेरी न्यूड मेकअप एंड बड़ा सेटल्ड सा, समथिंग लाइक बस आप बीबी क्रीम लगा लो, अच्छा सा कंसीलर लगा लो, बस दैट्स ऑल। इतना काफ़ी इतना होता है। और काफ़ी बाकी होता इतने में आप लगते भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, हेयर में आपने कहा आपकी स्पेशलिटी है, तो कैसे हेयर कलर आजकल क्या ट्रेंड में है? अच्छा, हेयर कलर पे अच्छा बहुत सारी क्लाइंट्स आती हैं ना, तो वो आके ना कोई एक ऐसी इंस्टाग्राम की या कोई एक ऐसी फिल्टर ज़्यादा पिक्चर खींच के थी जी, ये हमें कलर करना। अच्छा, अब बालों पे काला कलर भी हुआ हुआ है, कुछ लड़कियों ने मेहंदी लगाई हुई है, तो वो हमारे लिए इतना मुश्किल होता है वो वाला कलर करना।
तो मैं तो स्ट्रेट अवे उनको फिर नो हम बोल देते हैं। हाँ, अगर कोई वर्जन बाल है जो पहले ट्रीटेड बाल नहीं है, उस पे तो हम आंखें बंद करके कोई भी कलर कर देते हैं, बट थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाइलाइट्स बहुत अच्छा, मोस्टली लोगों के आगे एक डिमांड होती है कि हमें ऐश कलर कर दें। अच्छा, लोगों को ये नहीं पता कि ऐश कलर करना और इसकी फिर मेंटेनेंस करना, दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग होता है। और उसके लिए ये आपको सबके लिए होता भी है या नहीं? हर किसी की स्किन टोन डिफरेंट होती है नहीं ना? हर किसी के फेस पे ये नहीं जाता। अच्छा देखो, अगर कोई एक ऐसी लड़की है ना जिसका बहुत क्लियर स्किन है, किसी के मुंह, उसके मुंह पे पिंपल्स भी नहीं है, बड़ी फ्लॉलेस है, उसके ऊपर आप कर सकते हो। बट अब समटाइम्स हमारे पास एक ऐसी लड़की आ रही है जिसका कॉम्प्लेक्शन भी बहुत नॉर्मल एवरेज है, उसके मुंह पे एक्नी भी है, तो ये फिर आई थिंक वो अगर ये इतना लाउड कलर कराएगी तो वो कभी भी अच्छी नहीं लगेगी, उल्टा वो टैन लगना शुरू हो जाएगी। सेटल्ड साइड कलर जो सब करा सकते हैं। आई थिंक बेज ब्लॉन्ड सा, समथिंग लाइक इन, अब जैसे सलोन की वो हमारी जो एक कोड लैंग्वेज होती है उसमें 7 नंबर हम बोलते हैं उसको, 7 की फैमिलीज में आपका बहुत सेटल कलर लगता है। सही। वन टोन चल रहा है कि आप स्ट्रीक्स और हाईलाइट, लो लाइट्स वगैरह? अच्छा, बालियाज आज से कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था। यस। तो बट बालियाज का ये होता है कि वो हम कर तो देते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा प्री लाइटनिंग होती है, ब्लीच होता है उसमें, तो वो फिर बाल कहीं ना कहीं थोड़ा सा डैमेज होता है ना। तो वैसे मेरा ये होता है कि हाइलाइट्स आप करा लो, बहुत शौक है। अगर बहुत आप जैसे अपना थोड़ा लुक चेंज करना चाह रहे हो तो आप हाइलाइट्स करा लो। इवन सिंगल टोन बहुत अच्छा लगता है। आपका भी माशाल्लाह कलर बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच। ले जी, हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो अब लोग बड़ा ना वो हो गए हुए हैं कि हम जहाँ जाएं अच्छे लगें, हर रोज़ यूनिवर्सिटी जाना है, हर रोज़ ऑफिस जाना है, तो आपका हेयर कट कैसा होना चाहिए? अब कुछ लोगों का फेस गोल होता है, कुछ लोगों का मेरी तरह थोड़ा सा लंबा फेस होता है, क्या रिकमेंड करेंगे आप? अच्छा देखिए, मैंने ना फेस फ्रेमिंग करनी होती है। जब फ्रंट का जो आपका पार्ट होता है ना हेयर कट का, वो बड़ा टेक्निकल होता है। अच्छा, अब किसी का जैसे थोड़ा ओवल शेप में, लाइक किसी का गोल फेस है, तो उसको मेरे ख्याल से फ्रिंजेस उस पर सूट करेंगी। अगर जैसे किसी का थोड़ा लंबा फेस है, तो मेरे ख्याल से उसको ना लाइक अकॉर्डिंग टू चिन से नीचे से उसको लेयर स्टार्ट करनी चाहिए। अच्छा, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर वेट। आपको पता है हेयर कट जो है आपकी एक पूरी लुक को वो करता है ना। तो आपका जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा वेट के हिसाब से भी हम, मतलब मेरा एक एनालिसिस होती है अपना, मेरा एक माइंड एनालिसिस होता है कि अच्छा यार ये थोड़ा सा इनका वेट ज़्यादा है, इनको ऐसा कट देना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा अगर किसी का वेट है तो उसको आप शॉर्ट हेयर कट ना दो। हाँ, वो फिर अजीब बहुत feel ज़्यादा आता है, हाँ। एक वो तो इस तरह का, ये बस ये मेरा अपना माइंड सेट होता है थोड़ा इस मामले में। अच्छा, बहुत ज़्यादा कुछ लोगों का मैंने हेयर कट देखा है कि 7-7 स्टेप्स होते हैं, वो आजकल चल रहा है। नहीं वो अभी इतना नहीं है आजकल वो एक बहुत थोड़ा सा पुराना ट्रेंड है। आई नो कि वो क्राउन अलग से कटा क्राउन हुआ अलहदा से है होता और था। लेयर्स अलग से आ रही है, वो इट्स टोटली आउट ऑफ ट्रेंड। अब वन लेंथ चल रहा है। वन लेंथ नहीं कह सकते, आप फेदर्स कह सकते हो। जो फेदर्स होते हैं जो दूर दूर थोड़े से स्टेप्स कटते हैं, और अच्छा सा उसी का ब्लो ड्राई किया हो। अच्छा देखो, कट में बेसिकली ना स्टेप्स और लेयर्स होते हैं। आपने इसी को आगे पीछे करके अपना कट मैनेज करना होता है। सही। तो बस ये काटने वाले पे भी डिपेंड करता है कि कोई उस पे करे तो वो फिर अच्छा ही इंशाल्लाह। सो आपको अपने जब भी हेयर कट कराने जाना है तो कुछ चीज़ें अगर आप गाइड करना चाहें, क्योंकि हम वो चीज़ें बता रहे होते हैं, हमारे बालों पे वो जा भी नहीं रही होती ना, तो हम कहते हैं बस हमें ये कर दो। अच्छा, मेरा तो यही कहना है सबको कि हमेशा अपने जो हेयर ड्रेसर है उस पर छोड़ दो। हाँ। अच्छा, जो मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं ना और जो मुझे कहती है हैरी तुम कलर कर दो, हैरी तुम ही बाल का, यकीन करें मुझे लगता है वो बहुत हैप्पी जाती हैं। और कुछ क्लाइंट्स आती हैं नहीं ऐसे नहीं ऐसे, उनका काम खराब हो जाता है। ऐसे ही है, वो जो बहुत ज़्यादा चूजे थे। हैरी नाम किसने रखा? हारिस से हैरी तो भी कॉमनली फिर सबने फ्रेंड्स ने बुलाना शुरू कर दिया, हैरी है। ये फील्ड में आके आपने आपको थोड़ा सा चेंज किया? हाँ, मैंने आज से कुछ टाइम पहले मेरे मुंह पे बियर्ड थी। अच्छा। और बस फिर उसके बाद मुझे थोड़ा हुआ कि क्लीन शेव हो जाना चाहिए, तो मैंने अपने आप को चेंज कर लिया थोड़ा सा। सोसाइटी में लोग बड़ी बातें करते हैं ना कि आप ख़वातीन की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी अच्छा, तरह। मेरी तो मैं आपको बताऊँ, जब व्हेन आई स्टार्टेड माय वर्क, तो ये तब से मुझे फेस करना। अच्छा, जब मेरे मुंह पे बियर्ड थी तब भी लोग मुझे बड़ी अजीब सी बातें करना, बट आई नेवर लिसन टू पीपल। मैं अपने मतलब दिल लगा के अपना काम करना, अपनी उस पर फोकस करना, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सक्सेसफुल। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। और स्टिल स्ट्रगल तो शायद इंसान की सारी ज़िंदगी चलती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी विद माय। जब आप कामयाब होते हैं ना तो लोगों के लिए खुद मिसाल बन जाते हैं। बट नाम के साथ हारिस और वो फेमिनिज्म, लोग बार बार क्वेश्चन तो करते ही होंगे ना? करते हैं, बहुत सारा करते हैं, बट आई ऑलवेज इग्नोर। मैं इस पर कोई कमेंट ही नहीं करता। अच्छा, जैसे सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट मेरे हैं,
तो उस पर भी इस तरह की बहुत सारे समटाइम्स कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो मैं सिंपली हंस रहा होता हूँ देख के, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो अपने साथ क्या क्या करते हैं? मेकअप? अच्छा, मैंने जितना मेकअप लगाया हुआ है मुझे लगता है हर बंदे को लगाना चाहिए। इफ़ यू आर गोइंग समवेयर, किसी वेडिंग में, चलो अगर आप नॉर्मल लाइफ की बात करो तो एक वेडिंग हमारा ऐसा इवेंट होता है कि हर कोई चाहता है यार मैं बड़ा अच्छा दिखूं, तो उसके लिए आप पहले तो लड़के भी हैं लड़कियां स्किन केयर करें, सनब्लॉक लगाएं, और अगर कहीं आप जा रहे हो इवेंट में अच्छे से बाल बनवाओ, किसी सैलून पे चले जाओ, बाल अच्छे से बनाओ, हल्का सा आप बीबी क्रीम लगा लो, हल्का सा कंसीलर लेके रख लो, ये सारी चीज़ें मैंने की होती है। सही। एंड आई पुट लॉट्स ऑफ मस्कारा ऑन माय आईज कि जरा आंखें बड़ी बड़ी लगे मेरी। वाह। तो फेस पे बुटॉक्स, फिलर्स वगैरह वो भी कराते हैं? अच्छा, मैंने ट्रीटमेंट्स लिए हुए हैं बहुत मिनिमम से, मतलब कि मुझे जहाँ तक मेरे माइंड ने और जो मेरी डॉक्टर हैं जो जो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया, लेकिन कुछ लोग बहुत ओवर डू कर देते हैं जाके, वो थोड़ा सा फिर आम लाइफ में वियर्ड भी लग रहा होता है। तो मेरे ख्याल से सेटल तरीके से कोई भी काम किया जाए तो वो अच्छा लगता है। सही। सो मेकअप, बाल, आपकी कंप्लीट लुक होती है ना, तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ कर लेना तो अजीब लगता है? अच्छा, मुझे तो नहीं अजीब लगता, मुझे तो अच्छा लगता है, बिकॉज शायद मुझे शौक है, शायद मेरा मेरी सराउंडिंग्स ऐसी हैं, आई एम रनिंग अ सैलून, तो मुझे तो कहीं पे भी जाना है, मुझे तो 2 घंटे चाहिए होते हैं अपने लाइक तैयार होने के बालों लिए? को, हाँ, अच्छा। अच्छे से ब्लो ड्राई कराना, अच्छी अपनी स्किन केयर करना, अपने कपड़े देखना। तो मतलब मुझे अगर कोई मेरा फ्रेंड या कोई फैमिली में से बोल देना कि यार इस जगह पे जल्दी से आ जाओ, तो मैं स्ट्रेट अवे नो कह देता हूँ। मुझे तो 2 घंटे चाहिए अपनी सारी चीज़ें देखने के लिए, अपनी स्किन को, अपने बालों को, उसके बाद जनाब मेरी लुक क्रिएट होती है और फिर मेरा। फैमिली में लोगों का क्या रिएक्शन होता है? कुछ लोग होता अच्छा, है ना कि my अच्छा आपकी लुक्स को लेके बातें कर रहे होते हैं, बाहर निकले तो लोग अच्छा, माय फैमिली इज़ वेरी लिबरल, मतलब मेरी जितनी भी खालाएं फूफियाँ हैं ना, वो दे डोंट माइंड, बट बाहर से कुछ जो लोग हैं वो इस तरह की मतलब अजीब तरह से देखना, या फिर एकदम बहुत शॉक्ड हो जाना देख के कि अच्छा जी ये वो, तो मतलब आई डोंट, मतलब मुझे कोई इशू नहीं होता। आई नो थोड़ा सा डिफरेंट तो लगता ही होगा, बट मुझे वो कोई लोगों का रिएक्शन ही होता है ना कि अल्लाह ताला ने लड़का बनाया और आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अल्लाह ताला की उस पे आप रजा पे राजी नहीं है। कभी खुद नहीं फील हुआ ये? वट आई बिलीव कि देखिए मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया हुआ कि जो अल्लाह की तख्लीक को ही मैंने कोई चेंज कर दिया हो ना। तो देखो जो ये नॉर्मल से मिनिमम से प्रोसीजर्स है, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतनी वो बिग डील है। बाकी देखें जिस तरह से मैंने बात करनी है या जो मेरी एक नेचुरल चीज़ है उसको तो आई कैन नॉट चेंज दैट। बिल्कुल। वो तो कुछ चीज़ें तो आप आप में नेचुरल, एंड आई हैव, मुझे मतलब इसमें कोई इशू नहीं है एग्री उसमें कि फेमिनिज्म है मेरे में, तो बट आई एम फाइन विद दैट। मैं बहुत ऐसे लोगों से बहुत बेहतर हूँ जो लोगों को फ्रॉड करते हैं, लोगों के साथ लोगों का दिल दुखाते हैं, बिल्कुल, लोगों को डबल क्रॉस करते हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट वन ऑफ देम। कम पैसों में अच्छा मेकअप हो सकता है? हाँ, मेरे सैलून पे हो सकता है। अच्छा, क्योंकि ब्राइडल्स जो है ना वो आजकल खूबसूरत भी लगना चाहती हैं, सिग्नेचर मेकअप भी कराना चाहती हैं, लेकिन वो तो अब लाखों पे बात चली गई है ना। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, मेरे पास ना आती हैं दोनों कैटेगरीज आती हैं कि लाइक जो बहुत ज़्यादा भी अच्छी अमीर फैमिलीज होती हैं कुछ, बट यकीन करें कि मैं आई ऑलवेज ट्राई टू एंटरटेन देम के एक हमारा अलग सा पैकेज होता है जो हमारी सीनियर आर्टिस्ट होती हैं, तो उसमें अच्छा मेरा ये होता है कि जो भी सीनियर आर्टिस्ट से ब्राइड हुई थी मैं उसको एंड पर टचअप्स दे देता हूँ, तो वो भी बड़ा खुश हो जाती हैं कि यार चलें एटलीस्ट आपने हमें देख लिया और बड़ा अच्छे से कर लिया। सो ऑफिस जो लड़कियां जाती हैं, बच्चियां जाती हैं, उनके लिए भी क्या हर रोज मेकअप? अब तो मुझे लगता है यूनिवर्सिटी भी बच्चियां करके जाती हैं और करना भी चाहिए, अपनी केयर तो करनी चाहिए। अच्छा, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि बहुत ज़्यादा मेकअप लगा के ऑफिस भी जाती हैं और जनाब आईब्रोज में टैटू और मतलब बहुत है, तो मेरे ख्याल से मिनिमम मेकअप करें, क्योंकि देखिए आप जितना हर मेकअप रोज ही लगाते आपने एक रहेंगे, जगह पे जाना है, हाँ जो हर रोज ही, फिर जिस दिन एक दिन नहीं किया होगा तो वो उस बहुत दिन ही बहुत अजीब अजीब लगेगी। लगेंगी, सब पूछते हैं भाई आज तुम्हारे चेहरे तो पे क्या हो गया? इसलिए मिनिमम मेकअप करें, बस अच्छी स्किन केयर पे ध्यान दें। हमारे लोग स्किन केयर पे ध्यान नहीं देते ना, कोई वो अपनी आप फेशियल नहीं कराते हैं, कोई अच्छी कोई मॉइस्चराइजिंग नहीं करते हैं, इतनी ड्राई स्किन हुई हुई है, तो ड्राई स्किन पे आपने फाउंडेशन की लेयर लगा लिया तो वो कोई इतनी वो सेंस की बात नहीं है। बाल आपको खुले रखने चाहिए, टाई करने चाहिए जहाँ आप रूटीन में ऑफिस वगैरह जा रहे हैं? ऑफिस में मेरे हाल से तो बांधने चाहिए, अच्छी हाई पोनी आप कर सकते हो, आप डेज रख लो, लाइक 2-3 दिन बाल खोल लो, 2-3 दिन बांध लो, हाई पोनी कर लो, ब्लो ड्राई कर लो,
अभी तो इतने ट्यूटोरियल्स हैं, आप स्ट्रेटनर को पकड़ के ऑन एंड ऑफ करो तो क्या से क्या स्टाइल्स बन जाते हैं। एग्जैक्टली वो आजकल वो मैंने एक देखा था, वो एक बड़ा मजे का रॉड आया हुआ है, वो आप इधर से बैठे बैठे अपने बाल सारे वो से आउटवर्ड कर्ल्स कर लो, तो मतलब ये अब तो बहुत इजी हो गया है। सही। सो आपका बेस्ट पार्ट हेयर स्टाइलिंग है, मेकअप, मेकअप है? हाँ, और बारात की ब्राइड बनाना। हाँ, क्यों बारात ही की क्यों? आई लव टू ग्लैमर दिखाना, मतलब बहुत ज़्यादा आप शिमर्स यूज़ करते हो, ग्लिटर्स यूज़ करते हो, अच्छा मोस्टली फिर रेड मैरून लिपस्टिक लगा रहे हो, चमक चमक चमक, तो वो मुझे ग्लैमर दिखाना मुझे मतलब आपको बड़ा कभी अच्छा मॉडलिंग की ऑफर हुई, एक्टिंग की, मॉडलिंग की, जाना अच्छा, चाहते? मैंने कभी शायद इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं किया, बिकॉज कुछ पास में ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब मैंने बस फिर साइड पे अपना सलोन ही रन कर लिया। मे बी शायद अगर मैं इस चीज़ में होता तो मुझे बहुत सारी चीज़ें होती, बट वो कुछ स्टार्टिंग में एक दो एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए थे, तो बस फिर उसके बाद से मैंने अपना डिसाइड किया कि नहीं, मैं साइड में बेहतर हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे वो लोग जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, कैसे स्टार्ट लेना चाहिए? अच्छा देखिए, हमेशा पहले तो एजुकेशन पे फोकस करें। यस। आपका स्पोकन अच्छा होना चाहिए। आप क्लाइंट को तब तक, अच्छे क्लाइंट को टारगेट तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपका स्पोकन अच्छा नहीं है। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी अगर एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, आप कोई लैंग्वेज कोर्सेज कर लो जिससे आपका स्पोकन बेहतर हो जाए ना। और उसके बाद किसी अच्छी जगह से, जैसे लाइक मैंने अपना बताया आपको, मैंने डेप्लेक्स से सीखा था, तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आप क्लासेस लो, सीखो, फिर वहाँ पे एक्सपीरियंस करो। विदाउट एक्सपीरियंस आप समझते हो कि अगर आप अच्छा काम कर लोगे तो वो अच्छा नहीं है। हमेशा एक्सपीरियंस करें। एक्सपीरियंस के बाद जब आपको लगे कि यू कैन हैंडल अ गुड मेकअप या हेयर, फिर उसके बाद आप अपने सैलून पे जाओ। बिल्कुल। सो मुझे ये बताइएगा, चैलेंजिंग होता है कि बहुत गोरा रंग है उसको मेकअप करना है, बहुत डार्क टोन है उसको मेकअप करना है, बिल्कुल। दोनों सिचुएशन चैलेंजिंग हो जाती अच्छा है। मैं आपको बताऊँ, सबसे ज़्यादा जो मुझे मुश्किल ब्राइड लगती है, बहुत प्यारी लड़की, बहुत गुड लुकिंग लड़की, उसको ब्राइड बनाना। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप उसको गलत फाउंडेशन लगा दोगे, आप उसकी कॉन्टोरिंग, उसकी नेचुरल ब्यूटी खत्म हो खत्म जाएगी। हो तो जाएगी। वो एक इतना चैलेंजिंग होता है। बाकी जो एक नॉर्मल, जैसे कोई ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन की लड़की है जिसके नॉर्मल फीचर्स हैं, उसको तो आपने कुछ भी करना वो अच्छी लगेगी, पर खूबसूरत लड़कियों को मेकअप करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये आपने मुझे हैरानकुन बात बता दी, और वाकई जो पॉइंट आपने बताया है ना, वो मुझे, मैं समझ भी अगर आप गई उसके बाल गलत बना देते हो तो वो अच्छी नहीं लगेगी। नहीं वो अपनी नेचुरल ब्यूटी से भी अगर वो और फिर सब लोग कहते हैं भाई तुम तो वैसे बहुत प्यारी थी, क्या कर दिया? और आपने भी शायद अपनी सराउंडिंग्स में देखा होगा ऐसे ही, कि बिल्कुल। कई लड़कियां आम दिनों में बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन वो ब्राइड बन के नहीं प्यारी लगती। वो इट्स मीन कि उनका मेकअप आर्टिस्ट अच्छा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जी। थैंक यू सो मच, गुड लक, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम के लिए। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।